नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के तीसरे पेपर के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थानी साहित्य एवं इसका विकास। राजस्थानी साहित्य और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया गया है। कितने? चार कालों में विभाजित किया गया है राजस्थानी साहित्य को। पहला कौन सा है? प्राचीन काल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा कौन सा है? आधुनिक काल। तो राजस्थान के साहित्य को चार कालों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन काल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और लास्ट है आधुनिक काल। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल को क्या भी कहा जाता है? वीर गाथा काल। प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल कहा जाता है। इसका समय माना जाता है 1050 से 1450 ईस्वी का माना जाता है। तो प्राचीन काल का समय माना जाता है 1050 से 1450 ईस्वी तक का माना जाता है। इसे वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय वीर रस वाले काव्यों का निर्माण अधिक हुआ था। तो प्राचीन काल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय वीर रस वाले काव्यों का निर्माण अधिक हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन काल या वीर गाथा काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं प्रमुख है। तो प्राचीन काल में कौन से रचनाकारों की रचनाएं प्रमुख है? जैन रचनाकारों की। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राचीन काल के कुछ ग्रंथ है जैसे रणमल छंद। रणमल छंद किसने लिखा था? श्रीधर व्यास ने लिखा था और ये किस काल का है? यह प्राचीन काल का ही है। तो रणमल छंद किसने लिखा था? रणमल छंद लिखा था श्रीधर व्यास ने। किन्होंने? श्रीधर व्यास ने लिखा था रणमल छंद। और ये किस काल का है? प्राचीन काल या वीर गाथा काल का। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? पूर्व मध्यकाल। कौन सा है? पूर्व मध्यकाल या इसे क्या भी कहा जाता है? भक्ति काल कहा जाता है। इसका समय माना जाता है 1450 से 1650 ईस्वी का माना जाता है। प्राचीन काल का तो कितना था? 1050 से 1450 ईस्वी तक का था। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का कब है? वह 1450 से 1650 ईस्वी तक का माना जाता है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इस काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय अनेक प्रकार के संत हुए और उन्होंने भक्ति संबंधी रचनाएं की। उन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं की, इस कारण इस काल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। भक्ति काल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्य काल को। उसका समय क्या है? 1450 से 1650 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? जैसे कि मीराबाई की पदावली, पृथ्वीराज राठौड़ का वेली किशन रुक्मणीरी, माधोदास ददवाड़िया का राम रासो, ईश्वर दास का क्या है? हरिरस और देवयान, सयाजी झूला का क्या है? नाग दमन। तो ये सब किस काल की है? ये सब है पूर्व मध्य काल या भक्ति काल की रचनाएं हैं। तो पूर्व मध्य काल या भक्ति काल की रचनाएं कौन कौन सी है? मीराबाई की पदावली है, पृथ्वीराज राठौड़ का वेली किशन रुक्मणीरी, माधोदास ददवाड़िया ने लिखा था राम रासो, ईश्वर दास ने लिखा था हरिरस और देवयान, सयाजी झूला ने लिखा था नाग दमन। ये सभी भक्ति काल की रचनाएं हैं। तीसरा काल हम देखते हैं, वो कौन सा है? उत्तर मध्यकाल। पहले हमने देखा पूर्व मध्यकाल, अब हम देख रहे हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को क्या भी कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल को क्या भी कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस से, रीति से संबंधित, नीति परक इत्यादि रचनाएं हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल का समय माना जाता है 1650 से 1850 ईस्वी में। तो सबसे पहले प्राचीन काल का तो कितना आ गया? 1050 से 1050 से आ गया 1450, ये हो गया प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद है हो गया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का हो गया 1450 से क्या आ गया? 1650 ईस्वी का। और नेक्स्ट है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का क्या समय आ गया? वो आ गया 1650 से कितना आ गया? 1850 ईस्वी आ गया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को क्या भी कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस काल में श्रृंगार संबंधी, रीति संबंधी, रीति को क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र, रीति संबंधी तथा नीति परक रचनाएं भी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? श्रृंगार, रीति तथा नीति परक काल कहा जाता है। इस काल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं, जैसे हम रघुनाथ रूपक। रघुनाथ रूपक किसने लिखा था? कवि मंछाराम ने। रजियारा सोठा किसने लिखा था? कृपाराम खेड़िया ने। तो ये उत्तर मध्यकाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? वो है, पहला तो देख लेते हैं, रघुनाथ रूपक किसने लिखा था? कवि मंछाराम ने। नेक्स्ट है रजियारा सोठा लिखा था कृपाराम खेड़िया ने लिखा था। ये हो गया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के बाद हम देख लेते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आधुनिक काल में अनेक विषयों पर रचना की गई और अनेक विषयों तथा अनेक विधाओं पर रचना की गई आधुनिक काल में। आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? 1850 से लेकर अद्यतन, मतलब वर्तमान तक का समय क्या माना जाता है? आधुनिक काल का। 1850 से लेकर के वर्तमान तक का समय क्या कहलाता है?
आधुनिक काल का समय कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक काल के में जो रचनाएं कौन कौन सी हुई। तो आधुनिक काल में मेनली क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, जन चेतना का प्रसार हुआ था। और आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि कौन थे, सूर्यमल मिश्रण, कवि राजा बांकीदास। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे, वो थे बूंदी के। ये पूछा जाता है प्रश्न कि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे, बूंदी के थे। नेक्स्ट है कवि राजा बांकीदास कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। ये आधुनिक काल के प्रमुख कवि है। तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन से है, सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के थे और कवि राजा बांकीदास जो कि मारवाड़ के थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि डिंगल क्या है। तो डिंगल क्या है, काव्य की शैली है। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, काव्य की शैलियां है। तो डिंगल और पिंगल ये दोनों क्या है, ये दोनों है काव्य की शैलियां है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी गद्य पद्य है उसकी विशिष्ट कुछ शैलियां है, उनके बारे में देख लेते हैं। इससे सीधा प्रश्न आ जाता है, ऐसे परिभाषा देकर के पूछ लेते हैं ये क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख्यात। ख्यात क्या है, ख्यात होता है देसी राजा होते थे, वो अपनी सफलता तथा विशेष कार्यों का जो विवरण लिखाकर कुछ ग्रंथों में रख देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, ख्यात। ख्यात में क्या करते थे, जो राजा होते थे वो अपने विशेष कार्य हो गए, सफलता हो गए, उनका विवरण लिखवा देते थे और उन ग्रंथों में रख देते थे, उसे क्या कहा जाता था, ख्यात। तो प्रमुख ख्यात का एग्जाम्पल देखते हैं, दयालदास विख्यात। किसकी है, दयालदास विख्यात। इसमें किसका है, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है। तो दयालदास विख्यात में किसका इतिहास है, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है। नेक्स्ट हम देखते हैं मरसिया। मरसिया तो पूछा जाता है, मरसिया क्या है, किसी राजा की मृत्यु पर जो शोक प्रकट करने के लिए जिन काव्यों की रचना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मरसिया। कोई राजा मर जाता है तो उसकी जो मृत्यु पर जो शोक प्रकट करने के लिए जो काव्य बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मरसिया कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन पूछी जाती है मरसिया की। नेक्स्ट क्या है, सिलोका। सिलोका क्या होते हैं, वो होते हैं साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो जिन ग्रंथों की रचना की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, सिलोका। तो साधारण पढ़े लिखे लोग जैसे आमजन लोग हैं उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिलोका। क्या कहा जाता है, सिलोका। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्ची। पर्ची क्या होता है, संत महात्माओं का जीवन परिचय बताने के लिए जो रचना की जाती है उसे क्या कहा जाता है, पर्ची। पर्ची से मतलब क्या है, संत महात्माओं के जीवन परिचय को बताने के लिए जो रचना की जाती है उसे कहा जाता है पर्ची। नेक्स्ट है साखी। साखी में क्या होता है, संत कवि अपने खुद के द्वारा किए गए अनुभवों का ज्ञान लिखते हैं। तो पर्ची में तो क्या हो गया, संत महात्माओं का जीवन परिचय बताते हैं हम। और साखी, साखी में क्या है, जो संत कवि है उन्होंने अपना जीवन में खुद क्या अनुभव किया है उसके बारे में वो ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है अनुभव से, उस ज्ञान के बारे में लिखते हैं साखी में। नेक्स्ट हम देखते हैं विगत। विगत क्या है, विगत से मतलब होता है किसी विषय का विस्तृत वर्णन। किसी भी विषय का विस्तृत वर्णन क्या कहलाता है, विगत कहलाता है। तो प्रमुख विगत कौन सी है, मारवाड़ परगनारी विगत। क्या है, मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत को क्या भी कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। तो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। और मारवाड़ परगनारी विगत किसने लिखी थी, मुर्णोत नैन्सी ने लिखी थी। और मुर्णोत नैन्सी किसके दरबारी कवि थे, वो है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे मुर्णोत नैन्सी। तो ये याद रखना है, विगत क्या होता है, किसी विषय का विस्तृत वर्णन होता है। प्रमुख विगत कौन सी है, मारवाड़ परगनारी विगत। ये इसे कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। ये किसने लिखी थी, मुर्णोत नैन्सी ने। और मुर्णोत नैन्सी जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम देखते हैं रासो। रासो में क्या होता है, किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता इत्यादि का विस्तृत वर्णन लिखा हुआ होता है। तो रासो में क्या होता है, किसी राजा की कीर्ति हो गई, विजय, युद्ध और उसने वीरता, उनका क्या है, विस्तृत वर्णन लिखा होता है रासो में। तो प्रमुख रासो का एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किसने लिखा था, नरपति नाल ने। किसने लिखा था, नरपति नाल ने लिखा था बीसल देव रासो। बीसल देव रासो लिखा था नरपति नाल ने। तो बीसल देव रासो है ना, किस पर आधारित है, वो है सांबर के जो राजा थे बीसल देव। बीसल देव किन्हें कहा जाता था, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का ही दूसरा नाम था बीसल देव। तो सांबर के जो राजा थे बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, और उनकी जो रानी थी राजमती, उनकी प्रेम कथा पर आधारित है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो किस पर आधारित है, वह सांबर के राजा बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ तथा उनकी रानी राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है बीसल देव रासो। और अभी रीट में ये प्रश्न पूछा गया था कि बीसल देव रासो में कौन सा रस है, वो है श्रृंगार रस हो गया। तो बीसल देव रासो में कौन सा रस है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट हम देखते हैं जमाल एवं झूलना। ये दोनों क्या है, ये दोनों है राजस्थानी काव्य के मात्रिक छंद है। तो जमाल और झूलना ये दोनों क्या है, राजस्थानी काव्य के मात्रिक छंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं वचनिका। वचनिका क्या होती है, यह
काव्य होती है, वचनिका क्या होती है, एक प्रकार का काव्य है। इसमें क्या होता है, तुकांत होता है। वचनिका में क्या होता है, तुकांत होता है, मतलब अंत्यानुप्रास होता है, तो तुकांत होता है। और प्रमुख वचनिका का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अचलदास खींचीदी वचनिका। अचलदास खींचीदी वचनिका किसने लिखी थी, शिवदास गार्डन ने। तो अचलदास खींचीदी वचनिका लिखी थी शिवदास गार्डन ने। ये वाला प्रश्न RS 2023 में भी आया था कि अचलदास खींचीदी वचनिका लिखी थी शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन की जगह कभी कभी शिवदास चारण भी लिखा हुआ होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अचलदास खींचीदी वचनिका लिखी थी शिवदास गार्डन ने। इसमें क्या है, गागरोन का इतिहास के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है दवावेद। दवावेद किसके जैसा ही होता है, वचनिका के जैसा ही होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है, ये उर्दू भाषा में होता है। दवावेद कैसे होता है, वचनिका जैसा ही होता है, लेकिन ये कौन सी भाषा में होता है, उर्दू भाषा में। नेक्स्ट हम देखते हैं वेली। वेली में क्या होता है, ये धार्मिक तथा ऐतिहासिक विषयों पर लिखे जाते हैं। ये वेलियो छंद में लिखे जाते हैं। प्रमुख वेली का एग्जाम्पल है वेली किशन रुक्मणीरी। किसका है, वेली किशन रुक्मणीरी। और वेली किशन रुक्मणीरी लिखा किसने था, वो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। तो वेली किशन रुक्मणीरी लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो।